अपनी दिव्य भावना से उसने पाया कि अर्जुन का कवच अत्यंत उत्तम था। धातु के नीचे अनगिनत तंत्र और स्प्रिंग्स थे जो सुचारू रूप से स्थापित किए गए थे। हालांकि अर्जुन की शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी हर हरकत के साथ वे स्प्रिंग्स उसे पूरक बनाते थे, जिससे उसे अविश्वसनीय शक्ति मिलती थी। अभी अभी किया गया उसका हमला निश्चित रूप से रुद्राक्ष को एक ही बार में मार गिराने की शक्ति रखता था। इसके अलावा अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से उसने अपनी भुजाओं, पेट, पीठ, पैरों, सिर और यहां तक कि अपने नितंबों पर भी तंत्र देखा, जिनमें कई महीन इंच लंबी सुइयां थीं। वे सभी सुइयां सर्पिल पैटर्न में ढकी हुई थीं, जो यह संकेत देती थीं कि वे एसेंस स्टील से बनी थीं, जिन्हें 100 बार टेम्पर किया गया था। वे आसानी से किसी व्यक्ति के शरीर को छेद सकती थीं। वर्तमान अर्जुन व्यावहारिक रूप से एक हत्या मशीन थी। हे बॉस, सच में बॉस है। तुमने एक नजर में ही सब समझ लिया। हालांकि वह राघव की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में गर्व कोई भी सुन सकता था। अजीब सी आवाजों के एक और धमाके के साथ उसके शरीर को ढकने वाला कवच गायब हो गया। हालांकि अब उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय दयनीयता थी। आपके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि आप बाघों को निगलने वाले सुअर का अभिनय कर रहे थे, राघव ने कहा। खांसी, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बॉस से छिपाया जा सके। अर्जुन ने अजीब तरह से खांसी। ठीक है, बस अपनी फसल ले आओ और औषधीय सामग्री को व्यवस्थित करने में हमारी मदद करो। अर्जुन वाकई बहुत व्यस्त था। उसके पास 60 से ज्यादा स्थानिक अंगूठियां थीं। चारों महिलाएं फिर से काम पर लग गईं। इस समय सिद्धार्थ आखिरकार जाग गया, संभवतः तीव्र झटकों से। अर्जुन को देखकर उसने खुशी से उसका अभिवादन किया। सिद्धार्थ का स्वभाव बहुत सरल और सीधा था। हालांकि वह बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी बुद्धि सीमित थी। हर कोई उसे छोटे भाई की तरह मानता था। सिद्धार्थ, क्या रास्ते में किसी ने तुम्हें परेशान किया? अगर ऐसा था तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। सिद्धार्थ ने कहा, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया था, मैंने उन सभी को पीटा और भाग गए। वे भाग गए? तुमने उन्हें पीट पीट कर नहीं मार डाला? अय्या, अब जब तुमने यह बात कही है भाई राघव, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। सिद्धार्थ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने झुंझलाहट में अपना सिर थपथपाया। क्या हुआ? राघव चौंका। सिद्धार्थ ने कहा, आधे महीने पहले मैं किसी ऐसी जगह पर था जिसे डार्क फॉरेस्ट या कुछ और कहा जाता था, और मैंने एक बंदर जैसा जादुई जानवर लोगों के एक समूह का पीछा करते हुए देखा। यह मेरी ही ऊंचाई का था और काले फर से ढका हुआ था। वे लोग धर्म मार्ग से थे और उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। वे चिल्लाते रहे, इसलिए ऐसा लगता है कि वह काला बंदर बेहद डरावना था। मैं उस वानर को संभालने गया और पाया कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और मैं उसे हरा पाने में लगभग असमर्थ था। लेकिन अंत में मैंने उसे हरा दिया। मैं उसे खाने जा रहा था, लेकिन उसकी गंध बहुत बुरी थी और उसके माथे पर एक पीला सींग भी था जिससे लगातार कुछ पीला तरल टपक रहा था। किसी भी मामले में यह बस भयानक गंध थी। एक सींग, पीला तरल, काला बंदर। क्या यह प्रसिद्ध पीले सींग वाला विकृत बंदर हो सकता है? राघव और अर्जुन दोनों ने चौंक कर चीख मारी। वह एक चौथे दर्जे का जादुई जानवर था जिसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा उच्छृंखल था। चाहे उसे कोई भी जादुई जानवर मिले, वह उसके साथ संभोग करने की कोशिश करेगा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जादुई जानवर मरा है या जिंदा। उसके सींग से निकलने वाले पीले तरल पदार्थ से पता चलता था कि यह विशेष पीले सींग वाला विकृत वानर नर था और यह अपने चरम काल में था। इसके सींग और लिंग दोनों ही अनमोल खजाने थे जिनके लिए जैनेटियन विशेषज्ञ पागल हो जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दो चीजें जैनेटियन विशेषज्ञों को अपने वंश को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकती थीं। ये ऐसी चीजें थीं जो गर्भधारण की संभावना को बढ़ा सकती थीं। शियांटियन क्षेत्र से पहले बच्चे को जन्म देना महिला साधकों के लिए बहुत हानिकारक था। इससे उनकी आत्मा की जड़ों को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन जियानटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद
एक बार जब आप उस सारी प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। महिलाएं बिना किसी समस्या के स्वाभाविक रूप से बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा उन सभी बच्चों को अधिक प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। समस्या यह थी कि एक बार जब पुरुष ज्यानिटियन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और समझ के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे आमतौर पर उस संबंध में कुछ रुचि खो देते हैं और गर्भ धारण करना अधिक कठिन हो जाता है। जब बात उस संबंध की आती है तो साधारण औषधीय गोलियां भी अनिवार्य रूप से बेकार थीं, लेकिन इस वानर के सींग और लिंग ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्हें खाने के बाद जैनेटियन पुरुष भी लोहे की तरह कठोर हल से अपनी इच्छानुसार खेत जोत सकते थे। तो यही कारण था कि अर्जुन और राघव दोनों की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे चीजें ज्यानिटियन विशेषज्ञों को पागल कर देंगी और निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकेंगी। तो क्या तुमने उसकी लाश कहां फेंक दी? अर्जुन ने तुरंत सिद्धार्थ को दौड़ाया। वह तुरंत वहां जाकर उन खजानों को लेना चाहता था। मैंने इसे नहीं मारा। तुमने इसे जाने दिया भी नहीं। अय्या, बड़े भाई, जल्दी से बताओ, तुमने उस खजाने का क्या किया? अर्जुन ने आग्रह किया। उस चीज से बहुत घिनौनी गंध आ रही थी, लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता। उस समय मैं जहां था वहां से कुछ ही दूरी पर एक कुआं देखा और उस पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। जब सिद्धार्थ अपनी कहानी में इस बिंदु पर पहुंचा तो राघव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने सिद्धार्थ को आगे कहते हुए सुना, मुझे लगा कि यह एक बहुत अच्छी जेल है, इसलिए मैंने इसे नीचे फेंक दिया और फिर से ऊपर से सील कर दिया। लेकिन बस एक सेकंड बाद मैंने लोगों को वहां चिल्लाते हुए सुना। मुझे नहीं पता था कि वहां पहले लोग थे। मुझे डर था कि दूसरे लोग यह जान लेंगे कि मैंने यह किया है और इसलिए मैं तुरंत भाग गया। सिद्धार्थ का चेहरा डर से भर गया। भाई राघव, क्या मैंने मुसीबत खड़ी कर दी? मुझे नहीं पता था कि कुएं के तल पर लोग होंगे। राघव ने आह भरी। क्या यह स्वर्ग की इच्छा थी? राघव ने यह गारंटी देने की हिम्मत की कि यह कुआं वही है जिसे उसने प्रकाश और बकवास भाई ऊर्जा में फेंका था। पीले सींग वाला विकृत वानर दो नग्न पुरुषों का सामना करते समय क्या करेगा, यह सोचकर राघव कांप उठा। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कोई बात नहीं, अच्छे लोग वहां छिपकर नहीं रह सकते, इसलिए वे लोग बुरे लोग ही होंगे। अगर बुरे लोग मारे जाते हैं तो वे मारे ही जाएंगे। राघव ने सांत्वना दी। वह जानता था कि सिद्धार्थ अंदर से बहुत दयालु था। अगर वह बुरे लोगों को मार देता तो उसे कोई सहानुभूति नहीं होती, लेकिन वह डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसने गलती से अच्छे लोगों को मार दिया है। हालांकि इस दुनिया में गलती से किसी अच्छे व्यक्ति को मारना बहुत दुर्लभ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने की संभावना बहुत कम थी। जब से उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ पीले सींग वाले विकृत बंदर के बारे में बात कर रहा था, सीमा और बाकी लोगों ने उनकी बातचीत से खुद को दूर कर लिया था। जाहिर है कि वे यह भी जानते थे कि यह अच्छी बात नहीं थी। अर्जुन फुसफुसाया, बॉस, चलो उस बंदर को पकड़ते हैं। वह चीज निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पैसे में बिकेगी। अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद ही चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे कुछ जाने पहचाने चेहरे देखने से डर लग रहा है। राघव ने अपना सिर हिलाया और धीरे से उन दोनों को बताया कि क्या हुआ था। यह सुनकर अर्जुन का माथा पसीने से भर गया और उसने अपना सिर हिलाया। तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जा रहा हूं। वे दो बदकिस्मत कमीने, वे वाकई बहुत बदकिस्मत थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी बदकिस्मती हम पर भी आए। हां, यह सही है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। राघव ने अर्जुन के माथे पर अपनी उंगली रखी और कुछ यादें उसे हस्तांतरित कर दीं। बॉस, क्या? अर्जुन आश्चर्य से भर गया। यही वह सुनहरे पन्ने पर लिखा हुआ था। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो अमर युग से चला आ रहा हो, इसलिए इसके बारे में किसी से बात मत करना। राघव ने गंभीरता से चेतावनी दी। यह छोटा सा लड़का अर्जुन एक अच्छा भाई था, लेकिन वह दिखावा करना बंद नहीं कर सकता था। उसे बहुत ज्यादा खिलवाड़ करना पसंद था और राघव को उसे यह चेतावनी पहले ही दे देनी थी। यह अमर युग की बात थी।
अगर इसकी खबर लीक हो जाती तो पूरा महामठ भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। अर्जुन इस बारे में बात नहीं कर सकता था, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। मुझे पता है बॉस, चिंता मत करो, जब मैं सोऊंगी तब भी मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी, अर्जुन ने वादा किया। हालांकि वह वास्तव में ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन राघव जानता था कि अर्जुन मूर्ख नहीं है। उसे पता होगा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। आपकी आभा अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि आप किसी भी समय बोन फोर्जिंग की ओर बढ़ सकते हैं। एकांत में जाओ और अपनी सफलता प्राप्त करो, राघव ने कहा। लेकिन फिर मैं शेरों को निगलने के लिए स्वर होने का नाटक तो नहीं कर सकता। अर्जुन थोड़ा अनिच्छुक था। छी, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें कुछ भी बनावटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी करो और जाओ, राघव ने अर्जुन को एक तरफ धकेल दिया। राघव, मैं आ गया हूं, राघव ने अर्जुन को विदा किया। उसके बाद मनोज आया। उसने माफी मांगी। मैं एक बार फिर यहां आने के रास्ते में घात लगाए लोगों के एक समूह से टकरा गया। यहां पहुंचने से पहले मुझे काफी देर तक संघर्ष करना पड़ा। मनोज के शरीर पर खून देखकर, जो अभी तक सूखा नहीं था, राघव ने उसके कंधों पर ठपठपाया और कहा, इसकी चिंता मत करो, वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। जाओ, ठीक हो जाओ, तुम उस छोटे साथी अर्जुन के साथ जा सकते हो। अर्जुन, मनोज और सिद्धार्थ ने एक बड़ा टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढी। अर्जुन ने समझदारी दिखाई और टेंट को दूर लगाने का फैसला किया। राघव चारों महिलाओं के साथ थी। यह बहुत ही सुखद और कोमल पल होना चाहिए था, लेकिन उनके पास इसके लिए समय नहीं था। वे पांचों बहुत व्यस्त थीं। आखिरकार वे राघव के लिए जरूरी 108 औषधीय तत्वों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में कामयाब हो गए। राघव ने एक आधा पका हुआ किलिन फल निकाला। इस बार वह इस किलिन फल का इस्तेमाल हड्डियों को जोड़ने वाली गोलियों में औषधीय ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए करेगा। ज्यादातर साधकों को अपनी हड्डियों को कठोर बनाने के लिए इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपनी हड्डियों में औषधीय ऊर्जा खींचनी थी। यह सामान्य टेम्परिंग विधि थी, लेकिन राघव चाहता था कि वे पूरी तरह से टेम्परिंग से गुजरें। वे एक भी हड्डी को मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे इस बोन कनेक्टिंग पिल को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यह उन्हें अपने शरीर की हर हड्डी के बीच एक पूर्ण, एक बार का कनेक्शन बनाने की अनुमति देगा। उस कनेक्शन को बनाने के बाद वे हड्डियों को तड़का सकते थे। यह एक जटिल नहर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया की तरह था। केवल एक बार जब आप मार्गों की पुष्टि कर लेते हैं, तो आप उनका निर्माण शुरू कर देते हैं। फिर सब कुछ स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा। हालांकि यह एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली थी और इसके लिए बहुत शक्तिशाली ऊर्जा वाले मुख्य औषधीय घटक की आवश्यकता थी। इसलिए राघव केवल दर्द सहन कर सकता था और किलिन फल का उपयोग कर सकता था। सीमा, अमोदिता, नेहा और आरोही सभी घबराहट से राघव को देख रहे थे, क्योंकि वह किलिन फल को अपनी गोली भट्ठी में रख रहा था। एक मनमोहक बैंगनी लौ लगातार अंदर उछल रही थी, जो राघव के एकाग्र चेहरे को रोशन कर रही थी। वर्तमान राघव लगभग पवित्र लग रहा था, क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक अत्यंत मजबूत दृश्य छवि। यह उसका पहला मौका था जब वह चौथी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा था। शुरुआत में उसे थोड़ी चिंता थी कि उसकी गोली की लौ पर्याप्त मजबूत नहीं होगी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी चिंताएं बेकार थीं। फीनिक्स स्पैरो की बैंगनी लौ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यहां तक कि चौथी श्रेणी की औषधीय सामग्री भी बिना किसी संघर्ष के बहुत जल्दी परिष्कृत हो जाती थी। इससे उसे राहत की सांस मिली। केवल एक शक्तिशाली लौ ही औषधीय गोलियों के भीतर के सार को शुद्ध करने में सक्षम थी। जैसे ही उसने अंदर औषधीय पाउडर डाला, राघव का ध्यान पूरी तरह से भट्ठी के अंदर हो रहे बदलावों पर केंद्रित था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार घूम रही थी, लौ को समायोजित कर रही थी। अंत में जब सभी औषधीय तत्व मिला दिए गए, तो उसने मुस्कुराते हुए भट्टी को बंद कर दिया। उसने अब तक कोई गलती नहीं की थी, इसलिए उसे बस इतना करना था कि अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी गोली की लौ को जलाए रखना था, और उसे अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति पर पूरा भरोसा था।
उसने लौ की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, हर चीज पर नजर रखते हुए। 1 घंटे बाद गोली की भट्टी हिलने लगी और राघव की नसें कस गईं। दरार। अचानक गोली की भट्टी पर एक दरार दिखाई दी, जिससे चारों महिलाओं के चेहरे पर तुरंत पीलापन आ गया। हालांकि वे कीमियागर नहीं थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि एक बार गोली भट्टी में विस्फोट हो जाने पर गोलियों की भट्टी भी नष्ट हो जाएगी। वे घबराए बिना नहीं रह सके। राघव भी इसे गंभीरता से देख रहा था। उसने लौ पर नियंत्रण रखते हुए गोली भट्टी पर हाथ रखा। यह गोली शोधन का अंतिम महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन अगर गोली भट्टी फट गई तो उसकी पिछली सारी सफलता बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर वह इस समय आग को बिखेर देता या शायद आग को बहुत कमजोर कर देता, तो भट्टी के अंदर मौजूद सार का एक हिस्सा औषधीय गोलियों में बंद होने के बजाय बिखर जाता। इससे गोलियों की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आती, इसलिए वह इस समय रुक नहीं सकता था। राघव को असहायता का एहसास हुआ। इस बार जब वह वापस लौटा तो उसे किसी भी कीमत पर बेहतर गोली भट्टी प्राप्त करनी थी। हर बार परिष्कृत करते समय इस तरह से तनाव में रहना असहनीय था। अंततः गोली भट्टी धीरे धीरे शांत हो गई। सभी लोग निश्चिंत हो गए, क्योंकि वह भयानक भट्टी विस्फोट नहीं हुआ था। यद्यपि यह विस्फोट नहीं हुआ था, फिर भी इसकी सतह पर कई दरारें आ गई थीं, जो एक चौंकाने वाला दृश्य था। ढक्कन खोलते ही सभी की आंखों में 9 गोल औषधीय गोलियां दिखाई दीं। उन पर गोलियों की लकीरें देखकर, लेकिन गोलियों का कोई प्रभामंडल न देखकर, राघव आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। मध्यम श्रेणी की चौथी श्रेणी की गोलियां। यह चौथी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने का उनका पहला मौका था, इसलिए यह परिणाम बुरा नहीं था। और हालांकि यह केवल मध्यम श्रेणी का था, जिसमें किलिन फल का सार बंद था, इसकी औषधीय ऊर्जा साधारण उच्च श्रेणी की हड्डी जोड़ने वाली गोलियों की तुलना में कम नहीं होगी। हे सफलता आज हमारा मजबूत होने की ओर पहला कदम होगा। जिस दिन उसने हड्डी जोड़ने वाली गोलियों को परिष्कृत करना समाप्त किया, उसी दिन राघव ने सीमा, अमोदिता, नेहा, आरोही और मनोज को उन्हें खाने के लिए कहा। वे अपनी प्रत्येक हड्डी तक अपनी टेंडन के माध्यम से पहुंच स्थापित करने के लिए उस औषधीय ऊर्जा को उधार लेंगे। टेंडन शरीर की हर हड्डी से जुड़े होते हैं, हालांकि वे केवल हड्डी के बाहरी हिस्से से ही जुड़े होते हैं, जबकि हड्डियों के केंद्र तक पहुंचने वाली एकमात्र चीज रक्त वाहिकाएं होती हैं। लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खास तौर पर पूरी तरह मजबूत करने के लिए, सिर्फ धमनियों के जरिए प्रवाहित होने वाला विनायक ही काफी नहीं थी। साधकों को अपने टेंडन से एक नया चैनल बनाना पड़ता था, जो हड्डियों की गहराई तक पहुंचता था। इस तरह औषधि ऊर्जा सीधे टेंडन के माध्यम से हड्डियों के केंद्र में प्रवाहित हो सकती थी। यह हड्डियों को पोषण देने का सबसे तेज तरीका था। यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वा विनायक से 100 गुना अधिक तेज था। इसलिए सभी साधकों को अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अपने टेंडन के साथ नए चैनल बनाने पड़ते थे। आमतौर पर वे एक एक करके अपनी हड्डियों को तड़का लगाते थे, और इसलिए उन्हें एक बार में केवल एक टेंडन चैनल बनाने की जरूरत होती थी। यही कारण था कि वे सबसे बेकार हड्डी जोड़ने वाली गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते थे, और फिर भी यह पर्याप्त होता था। हालांकि पूर्ण टेम्परिंग अलग थी। सिर्फ एक बार में आपको हर एक टेंडन चैनल बनाना था। यही कारण था कि राघव ने अपने दांत पीसते हुए हड्डियों को जोड़ने वाली गोलियों के लिए मुख्य घटक के रूप में किलिन फल का इस्तेमाल किया था। अन्यथा अगर एक बार में सभी हड्डियों को जोड़ने के लिए पर्याप्त औषधीय ऊर्जा नहीं होती, तो यह परेशानी का सबब बन जाता। हालांकि फीनिक्स स्पैरो वायलेट फ्लेम के साथ साथ किलिन फल के साथ राघव द्वारा परिष्कृत की गई बोन कनेक्टिंग पिल्स सभी मध्यम श्रेणी की चौथी श्रेणी की गोलियों में उच्चतम संभव गुणवत्ता वाली थीं। वे उच्च श्रेणी की चौथी श्रेणी की गोलियों के बराबर थीं, और इसलिए उनके लिए अपने टेंडन चैनल बनाने के लिए पर्याप्त थीं। जब वे पांचों एकांत में चले गए, तो राघव ने भी समय बर्बाद न करते हुए साधना शुरू कर दी। 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन गोलियों की भारी मात्रा का सेवन करने के साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए
अपनी दिव्य अंगूठी को भी सक्रिय कर दिया। 3 दिन बाद सीमा और अन्य लोगों ने औषधीय गोलियों के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। जहां तक राघव का सवाल है, उसके साधना आधार ने बहुत प्रगति की, जिससे उसे एहसास हुआ कि औषधीय गोलियां खाते समय साधना पर ध्यान केंद्रित करने से वह आधे प्रयास में दोगुनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। दुर्भाग्य से उसके पास साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इतना समय नहीं था। जहां तक सीमा और अन्य लोगों की बात है, तो कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ था और उन सभी ने अपने टेंडन चैनल पूरी तरह से बना लिए थे। यह सब किलिन फल की शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा के कारण था। पिछले 3 दिनों में अर्जुन ने भी बोन फोर्जिंग में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह अभी अभी ही सफल हुआ था, इसलिए राघव ने उसे पहले अपनी नींव को स्थिर करने के लिए कहा। अगर वह अभी बोन कनेक्टिंग पिल खा लेता है तो इससे उसकी नींव में खामियां आ सकती हैं। सिद्धार्थ के लिए राघव ने चुपके से उसे वायलेट फीनिक्स स्पैरो और बर्बरीक विंड बीस्ट की लाशें दे दी थीं। उसने उसे खुद को और दूर छिपाने और उन्हें खाने के लिए कहा। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि छोटी वायलेट फीनिक्स स्पैरो उसे देखे। सिद्धार्थ ने उत्साह से उन 2 लाशों को उठाया और भाग गया। राघव ने उसे पहले वायलेट फीनिक्स स्पैरो को खाने के लिए कहा, ताकि बर्बर पवन जानवर को खाने से पहले सबूत मिटा दिए जा सकें। वे दोनों शक्तिशाली 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर थे और उन दोनों के पास एक प्राचीन रक्त रेखा थी। वे बाहरी दुनिया के जादुई जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। वे बिल्कुल वही थे जिनकी सिद्धार्थ को उस समय जरूरत थी। यद्यपि समय कम था और राघव के पास सिद्धार्थ के शरीर की बारीकी से जांच करने का समय नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि किसी प्रकार की ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर जागृत हो रही थी। इससे राघव को और भी यकीन हो गया कि सिद्धार्थ बर्बर जाति का सदस्य था। उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लगातार खाने से वे सबसे मजबूत योद्धा बन सकते थे। शायद केवल बर्बर जाति के पास ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी क्षमता होगी। उस समय राघव ने उन 2 विशाल जादुई जानवरों की लाशों को पाने के लिए जो कुछ भी किया था, उसका कारण सिद्धार्थ की शक्तिशाली मांस की आवश्यकता भी थी। उसने सिद्धार्थ को दोनों जानवरों का सारा मांस दे दिया, लेकिन उसने उनकी सारी हड्डियां रख लीं। उनकी अस्थि मज्जा बोन टेम्परिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए एक जरूरी घटक थी। जादुई जानवरों की अस्थि मज्जा में एक बेरसर्क ऊर्जा होती है। राघव को उस बेरसर्क पहलू को अस्वीकार करने और सार ऊर्जा को पीछे छोड़ने की जरूरत थी जब उसने बोन टेम्परिंग पिल्स को परिष्कृत किया। बोन टेम्परिंग पिल्स की गुणवत्ता उन्हें परिष्कृत करने में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री की गुणवत्ता से बहुत हद तक जुड़ी हुई थी। राघव को भरोसा था कि 2 प्राचीन जादुई जानवरों की अस्थि मज्जा के सार से परिष्कृत बोन टेम्परिंग पिल्स बाजार में मौजूद बोन टेम्परिंग पिल्स से कहीं ज्यादा मजबूत होंगी। जैसे ही राघव ने उस अस्थि मज्जा को निकाला और उसका सार परिष्कृत किया, उसने बाकी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। उसने उन 6 लोगों को 7 औषधीय सूत्र दिए और उनसे कहा कि वे देखें कि प्रत्येक सूत्र के लिए उनके पास कौन कौन सी औषधीय सामग्री है। ये 7 गोलियां उसके पिलगॉड की यादों से बोन टेम्परिंग पिल्स के लिए थीं। अगर यह खबर फैलती तो पूरी दुनिया पागल हो जाती। दुनिया में बोन टेम्परिंग पिल्स का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद औषधीय तत्व बहुत कीमती थे। सभी अलग अलग संप्रदायों ने उन्हें विकसित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। बोन टेम्परिंग पिल्स की कीमत शुरू से अंत तक ऊंची रही। यही कारण था कि ज्यादातर बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ सिर्फ 1 या 2 हड्डियों को ही ठीक करते थे। टेम्परिंग पिल्स की कीमत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि केवल एक ही गोली का फार्मूला था। इसलिए आवश्यक औषधीय सामग्री बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी तथा आपूर्ति कभी भी मांग के अनुरूप नहीं हो पाती थी, जबकि विश्व स्तर पर इसके उत्पादन के लिए भरसक प्रयास किए गए थे। बोन टेम्परिंग पिल के औषधीय तत्वों को विकसित होने में 100 साल से ज्यादा का समय लगा। अन्यथा
तत्वों में मौजूद औषधीय ऊर्जा परिष्कृत होने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर राघव के 7 गोलियों के फार्मूले की खबर फैली तो निश्चित रूप से पूरी कीमिया दुनिया हिल जाएगी। लेकिन ये वे लोग थे जिन पर राघव सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसे इस रहस्य के लीक होने का डर नहीं था। बॉस, 7 फार्मूलों में से हम उनमें से केवल 3 के लिए सामग्री ही पा सके। आपको जितनी मात्रा की जरूरत है उसके हिसाब से शायद 1000 हिस्से भी नहीं होंगे, अर्जुन ने चिंतित होकर बताया। हालांकि अर्जुन को गोलियों की कला समझ में नहीं आती थी, लेकिन वह सामान्य ज्ञान जानता था। ज्यादातर कीमियागरों के लिए औषधीय सामग्री के एक हिस्से से 2 से 3 गोलियां परिष्कृत करना पहले से ही बुरा नहीं था। केवल ग्रैंड मास्टर ही एक भट्टी में 4 से 5 गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम थे और इसके लिए थोड़ी किस्मत की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे तथाकथित ग्रैंड मास्टर सभी पुराने साथी थे जिन्होंने जीवन भर गोलियों को परिष्कृत किया था। उनके पास इतनी उच्च सफलता दर केवल उनके अपार अनुभव के कारण थी। इसके अलावा चूंकि इसमें सफलता की दर थी, इसलिए इसमें विफलता की दर भी थी, और विफलता का मतलब था कि भट्ठी में मौजूद हर चीज बर्बाद हो गई थी और शायद भट्ठी भी तुलना से परे टूट गई होगी। अतः 1000 भागों की सामग्री के लिए 3000 गोलियों को परिष्कृत करना भी एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली सफलता दर थी। 3000 बोन टेम्परिंग गोलियां एक व्यक्ति के लिए 8 हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन राघव चाहता था कि सभी को पूरी तरह से टेम्परिंग से गुजरना पड़े। गोलियों की यह छोटी मात्रा बाल्टी में एक बूंद के बराबर थी, इसलिए अब सभी का मूड बहुत उदास था। हाँ, सबको, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि गोलियों को परिष्कृत करना मेरा काम होगा। आप सभी को बस अपने मन को शांत रखते हुए साधना करनी चाहिए। शायद 3000 साधारण गोलियां कुछ भी नहीं हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे सभी उच्च श्रेणी की 4थी श्रेणी की गोलियां हों? राघव ने हंसते हुए कहा। उच्च ग्रेड 4था स्तर? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अर्जुन चौंका। छोटे दोस्त, भविष्य में याद रखना कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं, इस पर सवाल मत उठाना। यह एक आदमी का बहुत बड़ा अपमान है, राघव ने चेतावनी दी। ये बोन टेम्परिंग पिल्स बोन कनेक्टिंग पिल्स की तुलना में रिफाइन करना बहुत आसान है। मेरे पास उच्च श्रेणी की गोलियों को रिफाइन करने का आश्वासन है। सच में, अगर मेरी गोली भट्टियां पूरी तरह से बेकार नहीं होती, जिससे मैं अपने पूरे कौशल का उपयोग नहीं कर पाता, तो मेरे पास रिंग्ड उच्च श्रेणी की गोलियों को भी रिफाइन करने की क्षमता होती। हालांकि उसके पास अभी भी कई गोली भट्टियां थीं, लेकिन वे सभी बहुत ही निम्न श्रेणी की गोली भट्टियां थीं। भट्टी में विस्फोट होने के डर से वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता था। इसके अलावा राघव अभी तक पिल फ्लेम को भट्टी के रूप में इस्तेमाल करने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। पिल भट्टी के बिना वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। मैं अब जितनी जल्दी हो सके गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दूंगा। अर्जुन के अलावा तुम 5 को मेरे साथ एकांत में जाना चाहिए। तुम तुरंत मेरी बनाई हुई हड्डियों को कठोर बनाने वाली गोलियों से अपनी हड्डियों को कठोर बनाना शुरू कर सकते हो, राघव ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। आप हमारी सुरक्षा के प्रभारी होंगे। इसके अलावा हमारे मठ से कुछ और भाई भी यहां आ सकते हैं। आप उनका स्वागत करने के प्रभारी होंगे। मनोज ने अचानक बीच में कहा। शायद मुझे अर्जुन के साथ पहरा देना चाहिए। अगर दुश्मन सचमुच आ गए तो 2 लोगों का होना बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हम पर जासूसी कर रहे हैं। राघव ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सिर हिला दिया। यह भी अच्छा है। मैंने उन जासूसों को बहुत पहले ही भांप लिया था, लेकिन आपको उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ जासूस हैं और वे सिर्फ देखते रहेंगे। वे वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे आपको भड़काने की हिम्मत करते हैं तो एक शब्द याद रखें, मार डालो। बिना किसी दया के उन्हें मार डालो। आज के बाद जो कोई भी हमें दुर्भावनापूर्ण तरीके से भड़काता है, उसे सीधे मार डालो। चाहे वे धार्मिक या भ्रष्ट मार्ग से हों, पीछे मत हटो। उन सभी को मार डालो। ठीक है बॉस, मैं बस आपके यही कहने का इंतजार कर रहा था। धिक्कार है
उन कमीनों को हमें वाकई उन्हें सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो वे हमें सिर्फ बेवकूफ ही समझते रहेंगे। अर्जुन ने प्रत्याशा में अपनी मुट्ठियां रगड़ी। राघव ने उसकी ओर देखा और याद दिलाया, इस समय खिलवाड़ मत करो, दूसरों को भड़काने के लिए बाहर मत जाओ। अगर तुम्हारे पास समय है तो अपने क्षेत्र को स्थिर करने पर ध्यान दो। हे बॉस, ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति हूं जो गंभीर और तुच्छ मामलों के बीच अंतर नहीं कर सकता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसके अंदर वास्तव में एक दोषी भावना थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि एक बार राघव एकांत में चला जाए तो वह उन जासूसों को एक एक करके बाहर निकाल सकता है। लेकिन राघव की चेतावनी के साथ वह विचार खत्म हो गया। अब वह बिना किसी काम के ऊब जाएगा। मनोज, इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखना, अब बकवास करने का समय नहीं है। जल्द ही एक बड़ी लड़ाई शुरू होगी जो यह तय करेगी कि हम गुप्त क्षेत्र से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं। चिंता मत करो बॉस, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मनोज ने सिर हिलाया। आजकल वह अर्जुन की तरह ही राघव को बॉस कहकर बुलाता था। इस तरह का नाम ज्यादा अंतरंग था। मेरे पास अभी भी 4 बोन कनेक्टिंग पिल्स हैं। अगर कोई भाई आता है तो उसे पहले अपने टेंडन चैनल बनाने के लिए कहो। उस समय तक सीमा और बाकी लोगों को अपनी हड्डियों का एक हिस्सा तड़का लगाना चाहिए। फिर वे आपके साथ बदल सकते हैं। जब आप अपनी हड्डियों को तड़का लगाएंगे तो वे आपकी रक्षा करेंगे। हर कोई बारी बारी से काम कर सकता है ताकि हम कोई समय बर्बाद न करें, राघव ने कहा। समझ गया, अर्जुन और मनोज ने कहा। राघव चारों महिलाओं को एक तंबू में ले आया। यह तंबू 30 मीटर चौड़ा और बहुत विशाल था। नेहा को पहले से ही राघव को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने का अनुभव था और उसने अन्य तीनों को बताया कि कैसे मदद करनी है और कैसे विभिन्न औषधीय पाउडर को बोतलों में परिष्कृत करना है। उनकी सहायता से राघव को औषधीय सामग्री को पाउडर में बदलने के अलावा किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे ज्यादातर ताजी जड़ी बूटियां थीं और उनका ज्यादा सार अभी तक नष्ट नहीं हुआ था। अपनी शक्तिशाली बैंगनी लौ के साथ राघव ने उस सभी औषधीय सार को पाउडर के रूप में बंद कर दिया। औषधीय सामग्री के लगभग 1000 भागों को शुद्ध करने में राघव को पूरा दिन लग गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास नई बैंगनी लौ थी। अगर यह उसकी पुरानी जानवर लौ होती तो शायद 1 महीना भी काफी नहीं होता। इसके अलावा औषधीय सार का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता। राघव इस बैंगनी लौ से बहुत खुश था। सभी पाउडरों के शुद्धिकरण के बाद राघव ने सिर्फ 1 घंटे के लिए आराम किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति चरम पर पहुंच गई और उसने हड्डी तड़का लगाने वाली गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसे ही राघव ने हड्डी तड़का लगाने वाली गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया, उसके द्वारा शिवा की हत्या की खबर पूरे ज्यूली गुप्त क्षेत्र में फैल गई। शिवा ज्वानटियन सुपरमट के नंबर 1 विशेषज्ञ सक्षम का भाई था। उसे एक शीर्ष विशेषज्ञ भी कहा जाता था, जिसे यहाँ पूरे धर्म पथ के शीर्ष 10 में गिना जा सकता था। यहाँ तक कि भ्रष्ट मार्ग में भी वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था और उसे उनकी अवश्य हत्या सूची में भी सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि वह अंततः राघव द्वारा मारा गया था। अगर उसका सिर हवा में उड़ता हुआ वीडियो न होता तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। यह बहुत ही चौंकाने वाला था। उसी समय लोगों को आखिरकार राघव के नाम की परवाह होने लगी थी। राघव के बारे में उन्होंने पहले सिर्फ इसलिए सुना था क्योंकि सक्षम ने पहले मठ के नाम पर उसके लिए वारंट जारी किया था। उस समय ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि राघव ने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया होगा या किसी खजाने के लिए लड़ाई करके सक्षम को नाराज कर दिया होगा। इतना समय बीत जाने के बाद भी राघव के बारे में कोई खबर नहीं मिलने पर सभी लोगों ने मान लिया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कई महीनों के बाद राघव फिर से प्रकट हुआ। शुरुआती टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन साधना आधार के साथ वह यहाँ के 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञों शिवा और राखी से लड़ने में सक्षम था। वे दोनों ही अस्थि निर्माण क्षेत्र में पहुंच चुके थे और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। लेकिन वे पराजित होने से पहले केवल एक पल के लिए ही राघव के हमलों को रोक पाए थे।
अगर राखी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती तो शायद वह भी मौत से बच नहीं पाती। मूल रूप से राघव का नाम केवल 108वें मठ में ही प्रसिद्ध था, लेकिन शिवा की हत्या के बाद उसका नाम इतनी जोर से गूंज उठा कि धर्मी या भ्रष्ट मार्ग के भीतर बहुत कम लोग थे जो उसके बारे में नहीं जानते थे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि राघव बहुत ज्यादा दबंग था। शुरुआती टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में ही उसने शिवा जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को मार डाला था जो बोन फॉर्जिंग तक पहुंच गया था। उसे भूलना असंभव था, भले ही आप चाहें। उसी समय बहुत से लोगों को उन घटनाओं के पूरे क्रम का एहसास हो गया था जिसके कारण यह सब हुआ था। यह नोटिस करना मुश्किल नहीं था कि राघव को किसी ने निशाना बनाया था। जैसे ही वह गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां लोग उसे फंसाना चाहते थे। अब तक राघव अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने शिवा के सिर का इस्तेमाल युद्ध की घोषणा के रूप में किया था। इस बार यह और भी अधिक जीवंत होगा। लोग भावनात्मक रूप से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। सक्षम ज्वानटियन सुपरमोनेस्टरी का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसी क्षेत्र में वह मार्शल पद के शिखर पर खड़ा था। उसने अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया था। अब जबकि किसी ने उसके छोटे भाई को मार दिया था, चाहे किसी भी कारण से, यह असंभव था कि वह हत्यारे को छोड़ दे। और इसीलिए अब राघव और सक्षम वास्तव में प्राणघातक दुश्मन थे। यह राघव सच में मरना चाहता है। वह सक्षम को क्या समझता है? क्या वह सोचता है कि वह शिवा से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह सक्षम को भी हरा सकता है? सक्षम पूरी तरह से अलग स्तर पर है और राघव निश्चित रूप से मौत से बच नहीं पाएगा। मठों के भीतर कई लोग थे जो राघव के भाग्य के बारे में अंदर ही अंदर उपहास कर रहे थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राघव की संभावनाओं को सकारात्मक रूप से देखता हो। यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह एक ही समय में शिवा और राखी के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। हालांकि लोग अक्सर उन्हें एक साथ समूहीकृत करते थे, उन्हें शीर्ष या शिखर विशेषज्ञ कहते थे, फिर भी एक ही स्तर के भीतर एक बड़ा शक्ति अंतर था। उदाहरण के लिए, विभिन्न पसंदीदा लोगों के बीच शक्ति का अंतर इतना बड़ा था कि लोग मजबूत लोगों को चुने हुए के रूप में अलग करते थे। सच में वे अनिवार्य रूप से एक ही थे। मुख्य अंतर यह था कि चुने हुए के स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा कृपा पात्रों को अपने संप्रदायों द्वारा तैयार किए जाने की जरूरत थी। केवल एक परिपूर्ण और अपराजित युद्ध रिकॉर्ड बनाए रखने और इस प्रकार एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति रखने से ही वे उस स्तर तक पहुंच सकते थे। वह इच्छा शक्ति कुछ ऐसी थी जो उन्हें अपने साथी कृपा पात्रों को दबाने की अनुमति देती थी। जहां तक सक्षम का सवाल है, वह भी अपनी पीढ़ी के सभी लोगों को दबा सकता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके खिलाफ लड़ सके और इसलिए कई लोगों की नजर में राघव की मौत अपरिहार्य थी। पिछले कुछ दिनों में कंपास माउंटेन के आसपास बहुत से लोग जमा हो गए थे। वे यह पुष्टि करना चाहते थे कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। जब लोगों का पहला समूह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कंपास माउंटेन पर 2 बड़े टेंट लगे हुए थे। जमीन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और हर जगह खून के धब्बे थे। यह इस बात का सबूत था कि यहां बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। यह फोटोग्राफिक जेड के समान था। एक निश्चित स्थान पर उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक खून का धब्बा देखा। यह वह जगह थी जहां शिवा का सिर काटा गया था। हालांकि अब उसकी लाश वहां नहीं थी। यह पता नहीं चल पाया था कि उसे कोई और ले गया था या जादुई जानवरों ने खा लिया था। एक टेंट के अंदर राघव की गोली की भट्ठी तेजी से हिल रही थी और एक घनी औषधीय सुगंध बाहर आ रही थी। जब उन्होंने शोधन कार्य पूरा कर लिया तो उन्होंने 9 चमकदार औषधीय गोलियां प्रकट कीं, जिनके चारों ओर प्रकाश का प्रभामंडल था। बॉस, आप वाकई कमाल के हैं। यह उच्च श्रेणी की गोलियों की एक और पूरी भट्टी है। अर्जुन और मनोज दोनों प्रशंसा से भर गए। फुल फर्नेस गोली बनाने वालों के लिए एक शब्द था जिसका मतलब था कि एक भट्टी में 9 औषधीय गोलियां हो सकती हैं, लेकिन फुल फर्नेस की संभावना बहुत कम थी। एक भट्टी में सिर्फ 5 या 6 गोलियां परिष्कृत करना पहले से ही बहुत अच्छा था। बाकी आमतौर पर सिर्फ गोलियों का अवशेष होता था
इसके अलावा उन 5 या 6 गोलियों में से उनकी गुणवत्ता आमतौर पर समान नहीं थी। कुछ गोलियां बेकार या निम्न श्रेणी की गोलियां होती थीं। एक साधारण गोली मास्टर के लिए जब वे उच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करते थे तो यह एक बड़ी सफलता होती थी यदि उस भट्टी में एक भी गोली उच्च श्रेणी की हो जाती थी। सामान्य मानक एक उच्च श्रेणी की गोली, 2 मध्यम श्रेणी की गोलियां और बाकी या तो निम्न श्रेणी की या बेकार गोलियां होती थीं। यह सब सामान्य ज्ञान था जिसे अर्जुन और मनोज भी जानते थे। लेकिन शोधन के दौरान राघव की सफलता दर ने उनकी समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वे पहले ही उसे गोलियों की 39 भट्टियों को परिष्कृत करते देख चुके थे और हर बार भट्टी पूरी तरह से भर जाती थी। केवल 2 बार ऐसा हुआ जब मध्यम दर्जे की गोली निकली, बाकी सभी उच्च दर्जे की थीं। 30 से ज्यादा बार इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद भी वे अभी भी सदमे में थे और इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने राघव को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीबो-गरीब व्यक्ति हो। राघव बस थोड़ा सा मुस्कुराया। ये उसकी अपनी उपलब्धियां भी नहीं थीं, बल्कि ये सब उसकी पिल गॉड यादों और वायलेट फ्लेम की बदौलत था। ये गर्व करने लायक बात नहीं थी। उसके लिए एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि उसकी मौजूदा गोली भट्टी बिल्कुल बेकार थी और उसने शोधन करते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसकी गोली भट्टी उसकी लौ की पूरी शक्ति को संभालने में सक्षम नहीं होगी और फट जाएगी। अन्यथा वह रिंग वाली उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा, जो उच्च श्रेणी के वर्गीकरण का शिखर थीं। औषधीय प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यह जानना जरूरी था कि एक बार जब किसी गोली का औषधीय सार उच्च श्रेणी की गोली के स्तर पर पहुंच जाता है तो गोली की गुणवत्ता में हर छोटी छोटी प्रगति बहुत मुश्किल होती है, लेकिन साथ ही हर छोटी छोटी प्रगति से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इसकी कीमत दर्जनों में बढ़ जाती है। यह भी एक कारण था कि राघव सभी को पूर्ण संयम से गुजरने दे सकता था। नम्रता से मिलने और हुआयुन संप्रदाय के बारे में जानने के बाद उसका मूड बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। उसके पास बहुत शक्तिशाली कीमिया कलाएं थीं, लेकिन वह उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया था। अब वह हुआयुन संप्रदाय के साथ सहयोग करने के बारे में सोच रहा था। वह अपनी कीमिया कलाओं का इस्तेमाल करके पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से और भी ज्यादा साधना संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता था। इससे दोनों पक्षों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा नम्रता की कृतज्ञता और हुआयुन संप्रदाय की पूजा से वह बता सकता था कि यह एक बहुत अच्छा अस्तित्व था। हालांकि यह एक व्यवसाय की तरह लग रहा था, वे बहुत निष्पक्ष थे। साधना की दुनिया में निष्पक्षता कितनी शानदार थी। बस घूरते मत रहो, वे बोतल में डालने लायक ठंडे हो चुके हैं। वे दोनों अभी भी भट्टी में पड़ी गोलियों को नशे में धुत भाव से देख रहे थे, इसलिए राघव ने उन्हें इशारा किया। जब वह यह कह रहा था तब भी वह शोधन जारी रखने के लिए दूसरी भट्टी तैयार कर रहा था। वह 2 भट्टियों के बीच स्विच करते हुए शोधन कर रहा था ताकि उन्हें ठंडा होने का समय मिल सके। अगर वह बार बार उस कदम के बिना शोधन करता तो भट्टी में दरारें पड़ने की संभावना अधिक होती। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी गोली भट्टियां वास्तव में बिल्कुल बेकार थीं। उच्च श्रेणी की गोली भट्टियों के लिए गोलियों को जितना अधिक परिष्कृत किया जाता था, उनकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती जाती थी। यह एक हलचल तलना खाद्य पैन की तरह था। जितना अधिक आप इसके साथ खाना पकाते थे, हलचल तलना उतना ही अधिक स्वादिष्ट हो जाता था। हालांकि राघव के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी और इसलिए वह अपनी कुछ गोली भट्टियों से ज्यादा लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर सकता था। उसके पास यहां और ज्यादा पाने का कोई रास्ता नहीं था और इसलिए जो भी बर्बाद हुआ वह स्थायी था। अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा सामग्री हो लेकिन कोई इस्तेमाल करने लायक गोली भट्टी न हो तो वह बर्बाद हो जाएगा। बॉस, कुछ लोग दूर से हमें चुपके से देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा और उसने सावधानी से औषधीय गोलियां एक बोतल में रख दी। उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे हमें भड़काने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें सीधे मार डालो, राघव ने कहा।
सिर्फ उकसावे के कारण उन्हें मार दिया? स्तब्ध अर्जुन ने पूछा। हाँ, अब हमें उकसाना आम दिनों से अलग है। अगर वे हमें उकसाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई उद्देश्य होगा और सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें हमारे दुश्मनों ने भेजा होगा। बस उन सभी को मार डालो। अभी सीमा और अन्य लोग दूसरे टेंट में हैं। बोन टेम्परिंग पिल्स से ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परेशान होने से कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन इससे उनकी लय धीमी हो जाएगी। हमारे पास इस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। विकास का हर छोटा सा हिस्सा हमें आगामी लड़ाई में जीवित रहने का एक बड़ा मौका देगा। इसलिए अगर वे हमें उकसाते हैं तो ये हमें उनके ब्लेड से छुरा घोंपने से अलग नहीं है, चाहे वे वास्तव में हमारे खिलाफ कोई दुश्मनी रखते हों या नहीं। उन सभी को मार डालो। राघव इस समय सभी की ताकत को यथासंभव बढ़ाने के लिए दौड़ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी किसी भी तरह से मदद कर पाएंगे, बल्कि बस यही उम्मीद थी कि उनके बचने की संभावना अधिक होगी। वह दृश्य जिसे देखकर उसे सबसे अधिक डर लगता था वह था कि उनमें से प्रत्येक उसके सामने मर रहा था। सच में राघव भी थोड़ा घबराया हुआ था। मुकेश के साथ अपनी बातचीत में मुकेश ने कहा था कि सक्षम समर से भी अधिक भयावह था। हालांकि दोनों के बीच अभी तक लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए निश्चित होने का कोई तरीका नहीं था। मुकेश ने कहा कि उसे सक्षम से एक तरह का भयानक खतरा महसूस हुआ। उसने यह भी सुना था कि सक्षम को गुप्त क्षेत्र में कुछ अद्भुत खजाना मिला है और वह उसे परिष्कृत करने के प्रयास में एकांत में है। यह अज्ञात था कि वह चीज क्या थी। इससे राघव को संकट की अनुभूति हुई। अगर वह अकेला होता तो अगर वह सक्षम को हरा नहीं पाता तो कम से कम भाग तो सकता था, लेकिन उसके साथ के लोगों का क्या? उसके सभी दुश्मन घृणित और बेशर्म थे। राघव ने पहले ही व्यक्तिगत रूप से उनकी नैतिकता की कमी का अनुभव किया था। उसे अपने पक्ष में सभी लोगों की जरूरत थी ताकि वे खुद की रक्षा करने की क्षमता रख सकें, तभी वह अपने दिल से लड़ सकता था। जब आमने सामने की लड़ाई की बात आई तो सक्षम को कुछ खजाना मिल गया था, लेकिन राघव उससे जरा भी नहीं डरता था। सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से इतना डरना था कि वह लड़ने से कतराता था। जब सभी की ताकत बढ़ गई तभी राघव ने युद्ध में पूरी ताकत से जाने की हिम्मत की और अधिक से अधिक लोगों को मार डाला। उसे सक्षम को मारने का पूरा भरोसा था। ठीक है, तो मनोज और मैं निगरानी रखने के लिए बाहर जाएंगे। मनोज, तुम स्पष्ट रूप से पहरेदार होगे। भाभियों के साथ तंबू की रक्षा करो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं छुप कर पहरा दूंगा। हालांकि यहां की जमीन पूरी तरह से खाली है और छिपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक और तंबू लगाऊंगा और वहां घात लगाऊंगा। हे। अर्जुन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अवर्णनीय दुर्दशा थी। जो भी तुम्हें अच्छा लगे करो, बस इतना याद रखो कि हमें परेशान मत करना। अर्जुन शरारती ढंग से हंसा। चूंकि राघव ने उसे किसी बात के बारे में चेतावनी नहीं दी थी, इसलिए वह मनोज के साथ चला गया। कुछ दूर के जासूसों को देखकर वह तुरंत छिप गया। बॉस वास्तव में सही था। जिस तरह से वे चालाकी से काम कर रहे हैं, उसे लगता है कि वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। और चूंकि वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए उन्हें संभालना आसान होगा। अर्जुन की योजना का पालन करते हुए मनोज आज्ञाकारी रूप से उस तंबू के सामने बैठ गई जिसमें चारों महिलाएं एकांत में बैठी थीं। वे अस्थि तड़का गोलियों की ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यस्त थीं और उन्होंने अस्थि तड़का प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी। अर्जुन ने खुद को एक छोटे से तंबू में स्थापित कर लिया। बाहर से केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, वह थी हल्की सी बजने की आवाज। यह अज्ञात था कि वह अंदर क्या कर रहा था। शुरुआत में तो उन जासूसों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। अब वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे और यहां तक कि कई चुने हुए लोग भी थे। राघव, तुम विकृत गद्दार हो, यहां से चले जाओ। अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे कंपास माउंटेन को हिला दिया।